सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 2-3 रोज से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी कुछ ट्वीट्स की वजह से। तो आइए बात करते हैं हम रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में। बिल्कुल आइए। नाज़रीन, आपने उनकी कई तस्वीर इस वक्त देख ही ली होंगी सोशल मीडिया पे, और उनमें से आई एम प्रीटी श्योर ज़्यादातर आपने AI जनरेटेड तस्वीरें ही देखी होंगी। हम सब भी वो तस्वीर देख रहे हैं, उनकी ट्वीट से भी काफ़ी लोग इस वक्त वाकिफ़ हैं, लेकिन असल में वो हैं कौन और वो क्यों इस ख़ास ओहदे पर उनको जो है वो ये ओहदा नवाजा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आज इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक जर्मन सफ़ीर रिचर्ड ग्रेनेल को एक नया ओहदा दे दिया है जिसको कहते हैं स्पेशल मिशंस एनवॉय, और ये ऐलान ट्रंप ने जो है ट्रूथ सोशल पर किया है, जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ग्रेनेल के लिए ये एक छोटा ओहदा है क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनना चाहते थे, लेकिन ये वो ओहदा है जो मार्को रूबियो को ऑलरेडी जा चुका है, तो अब उनके लिए यही बचा था कि वो स्पेशल मिशंस एनवॉय ही बने। अच्छा, व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में हम नाज़रीन को और बताएं कि नाज़रीन इनका जो व्यू यूक्रेन के हवाले से वो एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है, और वो ये कहते हैं वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि नेटो का जो दायरा है वो यूक्रेन तक वसी किया जाए और यूक्रेन को लिया जाए। इनफैक्ट नेटो की बात की है तो वो नेटो को बहुत सख्त नज़र से देखते हैं, और वो कहते हैं कि बेसिकली नेटो के हवाले से रिचर्ड ग्रेनेल का अगर हम नज़रिए की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो नेटो का अलायंस है वो जब तक नहीं उसको बढ़ाना चाहिए जब तक बाकी तमाम जो उसके मेम्बरान है स्पेशली यूरोप के वो अपने स्पेंडिंग टारगेट्स ना मीट कर सकें, क्योंकि जो वो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने ये जो नेटो के तमाम मेम्बरान हैं उन्होंने कमिट किया हुआ है कि वो बेसिकली डिफेंस और जो बाकी जो मामला हैं उस पर अपने GDP का 2% खर्च करेंगे नेटो के ज़मन में, लेकिन वो काफ़ी अपने टारगेट से फॉल बैक करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो अगर आप टेन्योर की बात करें फ्रॉम 2016 टू 2020 तो वो बहुत उनका एक क्रिटिकल एक व्यू था नेटो के हवाले से। इनफैक्ट एलन मस्क का भी यही ओपिनियन है कि नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को ज़रा सोच समझ के ही देनी चाहिए। तो नाज़रीन, रिचर्ड ग्रेनेल के एक छोटे इब्तदाई तो हमने दिया, लेकिन अब यहाँ पे ये बात करनी ज़रूरी है कि उनका जो ये नया किरदार है क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो वेनेजुएला और शुमाली कोरिया जैसे हॉट स्पॉट्स पर काम करेंगे, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि जब ये शख्स जर्मनी में अमेरिका के सफ़ीर थे तो उन्होंने वहाँ की दाखिली सियासत में मुदाखलत की कोशिश की, जिससे यूरोपीय सफारतकारों में तशवीश पैदा हुई थी, ख़ासतौर पर जब उन्होंने जर्मन दाएँ बाजू की पार्टीज़ को ताकतवर बनाने का ऐलान किया था। ग्रेनेल की ये कारकर्दगी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2020 में जब ट्रंप ने उन्हें आर्जी तौर पर नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया था तो उन्होंने अपने सिर्फ 3 माह के दौर में क्या किया था। रशिया के जो 2016 के इंतखाबात में मुदाखलत थी उससे मुताल्लिक़ अमरीकी इंटेलिजेंस की तहकीकात को बेएतबार करने की उन्होंने ये कोशिश की थी। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि 2020 के जो अमरीकी सदारत के इंतखाबात हुए थे उसमें जो नेवाडा जो इस वक्त 24 में तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता, वहाँ के 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, उस वक्त जब 2020 में वहाँ पे वोट्स पर तनाज़ा खड़ा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनेल को भेजा, और वहाँ उन्होंने खुद अपनी टीम को बताया कि वोट्स में कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो कहते थे कि 2020 में इलेक्शन में डाका मारा गया, लेकिन उस मामले से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए झूठे इल्ज़ाम भी लगाते रहे। ये उनके किरदार का एक अहम जायज़ा है। अब यही शख्स अमेरिका के खुसूसी मिशन या स्पेशल मिशन के लिए मुंतखब कर दिया गया है, और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप जंग से बचना चाहते हैं तो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर एक बहुत ही बेरहम शख्स की ज़रूरत है, और ये वो अपने लिए जिसको कहते हैं कैंपेन कर रहे थे एक तरह से। ये बयान अमेरिकी खारजा पॉलिसी के एक ख़तरनाक रवैये को भी जाहिर करता है। वैसे देखा जाए तो रिचर्ड ग्रेनेल तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही लगे, लेकिन उनकी बात मानी गई है जो मार्को रूबियो को लगाया गया है। बिल्कुल। और नाज़रीन, अब हम ग्रेनेल के कारोबारी ताल्लुकात पे बात करें। जिस शख्स को अमेरिका के खसूसी मिशंस के लिए चुना गया है वो गैर मुल्की कारोबारी मफादात में मुलव्वस है।
और सिर्फ यही नहीं, 2020 से पहले उन्होंने हंगरी, कॉन्गो, केन्या और ईरान जैसे ममालिक के लिए कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया है। यही वजह थी कि उन्हें जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर की पोजीशन दी गई थी वो एक टेम्प्रेरी पोजीशन थी, उसको एक्सपैंड नहीं किया गया। और इसका ये भी था कि शायद सेनेट में बहुत ज़्यादा सवालात उठते अगर उन्हें ये पोजीशन एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दी जाती। बिल्कुल। और नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करें कि 2020 में उन्हें सर्बिया और कोसोवो के दरमियान मुआहदे के लिए भी भेजा गया था। उन्होंने वहाँ पे एक झील का नाम ट्रंप लेक रखने की तजवीज़ दी, लेकिन मुआहदा नाकाम हो गया। ये उनकी सिफारतकारी का मयार ज़रूर जाहिर करता है। और ग्रेनेल ने हाल ही में अल्बानिया में एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी पैसे कमाने की ख्वाहिशमंद हो तो उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, और ये भी ज़्यादा बात मशहूर है, कि मेलानिया ट्रंप के लिए भी उन्होंने 2 तकरीबों में तकरीबन $5 लाख के मुआहदे तय करवाए थे। ये वाज़ेह है कि ये तकर्रियाँ जो है सियासी मकासद के लिए की गई थी। नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप की नई काबीना में ग्रेनेल के साथ साथ काश पटेल को भी FBI डायरेक्टर और जॉन रैडक्लिफ को CIA का डायरेक्टर मुकर्रर किया जा रहा है। ये तीनों अशखास 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की गैर जमहूरी कोशिशों का हिस्सा थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अमरीकी खारजा पॉलिसी किस सिमत में जा सकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप के अमन के लिए ताकत के नारे के पीछे क्या हकीकत है। इनकी पूरी टीम ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो जमहूरी इक़्तिदार के बजाय ज़ाती वफ़ादारी को तरजीह देते हैं। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि रिचर्ड ग्रेनेल के अपने जो सारे इकनॉमिक और कमर्शल ताल्लुकात हैं वो जैरेड कुशनर के साथ भी हैं। बाल्कन स्टेट्स में लग्जरी होटल्स की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने क्लोजली जैरेड कुशनर के साथ काम किया है, जो ट्रंप के सन इन लॉ भी रह चुके हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान है जो की खारजा पॉलिसी को मज़ीद जारहाना बना सकता है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी प्रो इज़राइल और जिसको कहते हैं ड्रैकोनियन किस्म के ख़यालात रखने वाले लोगों को पावर में लाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में उनको शामिल किया जा रहा है और ये जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद कि ये कोई बहुत अच्छा काम कर देंगे पाकिस्तानियों के लिए। बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ये आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं। यहाँ हमें ये सोचना होगा कि जो ये तमाम लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के लिए जो है उनको पोजीशंस दी जा रही हैं, इनका मेन मकसद क्या है। इनका मकसद है रियल एस्टेट को डेवलप करना, इनका मकसद है बिग बिजनेसमैन को सपोर्ट करना, कैपिटलिज्म की साख को बरकरार रखना, लिटरली, और काफ़ी ज़्यादा प्रो वॉर भी नजर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर आप उनके व्यूज़ देखें हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, अगर आप नेटो के हवाले से हमने नाज़रीन बताया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर नेटो के ममालिक अपने GDP के जो उन्होंने टारगेट सेट किए हैं अगर वो नहीं मीट करते तो डोनाल्ड ट्रंप वुड इंकरेज रशिया टू डू व्हाटएवर द हेल दे वांट टू। और ये बातें भी स्टेम करती हैं और ये बहुत क्लोजली इंटैक्ट है विद रिचर्ड ग्रेनेल की जो बातें, और उन्होंने जर्मनी में बड़ा वक्त गुजारा है, तो यूरोपीय ममालिक भी उनसे ज़रा उनको किसी अच्छी नज़र से नहीं देखते। लेकिन हमारी आज की स्टोरी का सबसे बड़ा सबक मोइज़ मेरे ख्याल से ये है कि अगर आपको किसी शख्स पर तनकीद करनी ही है तो आप एक फैक्चुअल बेसिस पर उनकी तनकीद कर सकते हैं। हमने भी की है आज। ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर असैसिनेशन के थ्रू ही आप लोगों को बताएं कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रंप कैबिनेट के साथ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में मुदाखलत के तहत नहीं बल्कि सिफारतकारी के तहत ही फैसले होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने आपको एक बेसिकली मजमुआ दिया कि रिचर्ड ग्रेनेल जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, उनका क्या मामला है, और वो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले जो दिन होंगे उनकी जो फैसला साजी होगी स्पेशली खारजा मामलात में उनका काफ़ी ज़्यादा अमन दखल होगा। क्योंकि पहले उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उनको, फिर उनको कहा गया कि वेनेजुएला और शुमाली कोरिया की हद तक रहेगा। लेकिन अब जो उनका बेसिकली जो मनसब बनाए गए स्पेशल इनिशिएटिव्स, अब स्पेशल इनिशिएटिव्स का नाम लेके यानी खसूसी कामों के लिए उसका दायरा बहुत वसी कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की भी ये जो डेवलपमेंट है कि नॉर्थ साउथ कोरिया में ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन जो है इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है उनको गवर्नमेंट के अंदर, तो हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। स्पेशल मिशंस एनवॉय वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन है, लेकिन फिर भी क्योंकि US की जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी दुनिया में वो काफ़ी हद तक है, स्पेशली जो उनके स्पेशल मिशंस होते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्पेशल मिशन को देखें स्पेशली 2024 के इंतखाबात में, नाज़रीन एक बहुत बड़ा स्पेशल मिशन था मिशिगन में, जिस तरह उन्हें जीता मुस्लिम वोटर्स
के वोट्स के बुनियाद पे, और ग्रेनेल बहुत उसमें अहम किरदार उन्होंने अदा किया। उन्होंने बहुत इंगेजमेंट्स की, जो ट्रॉय जो इलाका और जो डियरबोर्न जो कम्युनिटी है वहाँ पे मुसलमानों के तकरीबन मिशिगन में 1,83,000 वोट्स हैं, और ग्रेनेल ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। तो ऑब्वियसली वो एक ज़माने में मिट रोमनी की तरह एक मॉडरेट जीओपी के एडवाइज़र होते थे, बट जैसे जैसे एक डोनाल्ड ट्रंप का एक शख्सियत परस्ती का एक वो ऑब्वियसली रेज हुआ वहाँ पे, तो अब ग्रेनेल भी उसी के ही ऑब्वियसली हो गए। एक ज़माने में वो रियलिटी स्टार होते थे टीवी में 2016 तक। एग्जैक्टली। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका ताल्लुक कायम हुआ है, उससे पहले भी उनके काफ़ी कनेक्शंस रहे हैं। वो अमेरिका के बिहाफ पर, यूनाइटेड नेशंस पर अमेरिका को कई मल्टीपल प्रेसिडेंसीज में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो our point here is not to say or not to discredit him completely, but to say कि उनके बारे में कुछ ऐसे facts and figures हैं जो ज़रूर आवाम को पता होने चाहिए before they criticize him further. Absolutely. पहले जो उनका presidential tenure था वो काफ़ी close थे, तो इस जो tenure है उसमें भी उनके जो बयानात होंगे वो ट्रंप की पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा मुताबिकत भी रखते होंगे। लेकिन हम आगे भी नज़र डालेंगे क्योंकि 20 जनवरी के बाद मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अमेरिका के एतबार से। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया रिचर्ड ग्रेनेल हैं कौन। अब बात करते हैं CNN की एक बहुत बड़ी गलती के बारे में जो अब वो उसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। CNN एक ऐसा इदारा है जिसको हम इंटरनेशनल मीडिया में कई अरसे तक एक गोल्ड स्टैंडर्ड समझते आए हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में। लेकिन अब जब से 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है और उसके बाद जो इसराइल की जारियत जारी है गज़ा में रहायशियों के हवाले से और फ़लस्तीनियों के हवाले से इन जनरल, और जिस तरीके से अमेरिकन इम्पीरियलिज़म ने अपनी पूरी दुनिया में मशीनरी को मोबिलाइज़ किया है, स्पेशली प्रोपेगेंडा मशीनरी को, किस तरीके से क्लैरिसा वार्ड जो CNN की एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, वो क्लेम करती हैं कि वो अपनी टीम के साथ उन्होंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा है जो अभी तक सीरिया के अंडरग्राउंड प्रिजन्स में से बाहर नहीं निकाला गया था। और उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये शख्स है आदिल गरबल, जो होम्स से इसका ताल्लुक़ है और ये काफ़ी अरसे से जो है वो फंसा हुआ था। उनके क्लेम के अकॉर्डिंग ये कई महीनों से ये बंदा जो है वो जेल में था और इसको किसी ने निकाला नहीं था। लेकिन कुछ ग्लेयरिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सबसे पहले तो ये स्टोरी देख के ही आपने रियलाइज़ किया होगा कि उसका जो जेल सेल था वो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सुथरा था, उसके नाखून मैनिक्योर हुए हुए थे, उसके पास एक बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा ब्लैंकेट था और उसके अंदर किसी भी किस्म के साइंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन या कोई ऐसा शख्स जिसको पानी नहीं मिला हो कई अरसे से या उसको टॉर्चर किया गया हो, ऐसे कोई अलामात नहीं नज़र आ रही थी। क्योंकि ये तमाम कहानी एक स्टेज्ड स्टोरी थी, ये एक ड्रामा था जो क्लैरिसा वार्ड ने बहुत केयरफुली डायरेक्ट किया था और वो इस ड्रामा की डायरेक्टर थी, ना कि एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एज़ फार एज़ द स्टोरी इज़ कंसर्न। ये आपको बताएं कि जब ये स्टोरी नशर की गई CNN की तरफ से, उसके बाद कई जो है सोशल मीडिया पर इसकी क्रिटिसिज्म सामने आए। कई लोगों का कहना था कि ये स्टोरी में बहुत चीज़ें लाइन अप नहीं कर रही, हमें नहीं लगता कि ये स्टोरी लेजिटिमेट है। लेकिन बिफोर CNN could actually carry out an investigation and accept their mistake, what really happened was कि सीरिया में मौजूद एक फैक्ट चेकर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वेरीफाई साई, उन्होंने एक बहुत ब्लेटेंट ये स्टोरी की तरदीद की और अपनी कवरेज में उन्होंने जाहिर किया कि एक्चुअली इस बंदे का नाम है सलामा मोहम्मद सलामा और ये सीरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर है और ये बशार अल-असाद के टाइम में सीरिया की एयरफोर्स में काम करता था और इसको सिर्फ 1 महीने पहले जेल में डाला गया था और वो भी एक्सटॉर्शन के चार्जेस पर, क्योंकि ये अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ मिल के रियासत का पैसा खा रहा था। और इसका कोई भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सीरिया में जो बशार अल-असद की गवर्नमेंट के विक्टिम्स थे, उनमें से किसी के साथ इसका कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ आपको मज़ीद बताएँ कि वार्ड ने क्लैरिसा वार्ड ने अपनी स्टोरी में ये क्लेम किया था कि एक्चुअली वो एक अमेरिकन सिटीज़न को, अमेरिकन जर्नलिस्ट को ढूंढ रही हैं जिसका नाम है ऑस्टिन टाइस, लेकिन उनको वो तो नहीं मिला, उनको ये शख्स मिला। और 2012 से जो है वो ऑस्टिन टाइस मिसिंग है। तो ना तो सिर्फ उन्होंने एक झूठा ड्रामा रचाया, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ एक प्रॉपर पेन के अंदर वो मशगूल हो गई कि जिसमें एक ख़ास तौर पर अमेरिकन जर्नलिस्ट को ढूंढने की बजाय उन्होंने एक फ़ेक पूरी स्टोरी क्रिएट की
और जिसकी डायरेक्शन उसकी सिनेमेटोग्राफी और ये सारे ड्रामेटिक थिएट्रिक्स उन्होंने इसके अंदर की है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह ये शख्स जो है अपने ड्रामे में एक्टिंग कर रहा था कि इसको समझ नहीं आ रहा ये कौन है, ये कहाँ है, इसको नया रिलीज़ किया गया, लेकिन एक्चुअली एक इंटेलिजेंस ऑफिसर। वैसे क्लैरिसा वॉर्ड का आपने जिक्र किया तो मुझे अभी इन द मिडल ऑफ इट मुझे ख्याल आया, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ था, क्लैरिसा वॉर्ड गई वहाँ पे इंटरव्यू करने, तो वहाँ पे नाज़रीन एक जो है अफगान तालिबान के हिमायती उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो क्लैरिसा वॉर्ड ने बड़े कॉन्फिडेंस से जाके ट्रांसलेशन की कि ये कह रहे हैं डेथ टू अमेरिका। एग्जैक्टली, इनफैक्ट दिस इज़ नॉट द ओनली टाइम। क्लैरिसा वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा थिएट्रिकल खातून है। आपको बताएं कि क्लैरिसा वॉर्ड ने ही क्लेम किया था कि 40 जो है वो मासूम बच्चों को उनके सर काट दिए गए हैं हमास की तरफ से। ये भी उनका एक बड़ा मशहूर क्लेम था जो बाद में इसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया था, फैक्ट चेक कर दिया गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इजरायली हुकूमत ने खुद इसको फैक्ट चेक भी किया था जब उन्होंने सारे तमाम जो उनके लोग मरे थे उनकी लिस्ट इशू की थी, और जो बाइडेन ने भी इसको एंडोर्स कर लिया था। एग्जैक्टली, क्योंकि अमेरिकन इंपीरियलिस्ट को तो मतलब ख्याल ही नहीं होता इन चीज़ का। यहाँ आपको ये भी बताएं कि क्लैरिसा वॉर्ड ने 2011 में जब सीरिया में यूएस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था प्रॉक्सी वॉर में, तो उन्होंने हाई ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स को अमेरिका में लेटर्स लिखे थे ये कहते हुए कि अगर आप लोगों ने सीरिया पे बेदरेग बॉम्बिंग नहीं की तो आप लोग एक गलती कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी वॉर मॉन्गरिंग ड्रामेटिक थिएट्रिकल किस्म की खातून है जिनका जर्नलिज्म से शायद दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। और इस रिपोर्ट से हमें ये भी समझ आता है कि जिस तरीके से यूएस मीडिया ने इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स की ट्रीटमेंट की है, जिस तरीके से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा टीम के तौर पर अपना काम किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स इंक्लूडेड, वो हमें यही इससे समझ आता है कि शायद जो तमाम कंटेंट हम टीवी पर देखते हैं हमें उसको वेरीफाई करना चाहिए, हमें उसे फैक्ट चेक करना चाहिए और अपने तौर पे हमें हर चीज़ के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। ये वही खातून है जो CNN के लिए जब गई थी इसराइल में तो इन्होंने फेक शूटिंग का बहाना किया था कि वो गोलियां चल रही हैं, वो पूरी नीचे हेलमेट के बिल्कुल और कोई गोलियां नहीं चल रही थी। वो खुद ही बाद में उन्होंने जो है वो वॉइस इफेक्ट्स के थ्रू CNN इसको एडिट किया था। अब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट CNN वुड बी बेटर ऑफ कि अगर वो क्लैरिसा वॉर्ड की किसी भी स्टोरी को चलाने से पहले एक फैक्ट कर लें, वेरीफाई कर लें और फिर उनकी स्टोरी चलाएं ताकि इस तरह की हजीमत से नाज़रीन बचना पड़े। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मशरिकी वुस्ता की, तो आइए अब चलते हैं गज़ा की बात करते हैं। और नाज़रीन, ख़बर तो आई एम श्योर लार्जली सबको पता है, लेकिन आज नाज़रीन हम जो है खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं अपने शो के आखिरी अवामिल में खालिद अल नबान को। नाज़रीन, इनको मशहूर फ़लस्तीनी शायर भी कहा जाता है। शेख खालिद अल नबान जब शहीद हो चुके हैं, उनको इजरायली फ़ौज ने नसीरात कैंप पर हमले में शहीद कर दिया। और बेसिकली इनका जो उरूज है, जो उनकी मशहूर नज़म थी रूह अल रूह, इसका जो है बेसिकली नाज़रीन अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बता सकूं कि रूह अल रूह जो इनकी नज़म थी वो क्या थी, तो बेसिकली सोल ऑफ माई सोल, बेसिकली इन्होंने जब इनकी पोती की शहादत हुई उन्होंने उसके बाद एक ये नज़म लिखी रूह अल रूह, और उसका जो है उर्दू में यही बेसिकली कहा जाता था कि ये वो बेसिकली ग्रैंड पेरेंट या दादा कह सकते हैं कि जो बेसिकली जिनकी जब पोती शहीद हुई, इज़राइल ने इनकी पोती को शहीद किया और फिर पूरी दुनिया बेसिकली मूव हुई। और जब इनकी पोती की शहादत के बाद एक वीडियो की वजह से ख़ास तौर पे मशहूर हुए थे जिसमें वो अपनी मासूम पोती के साथ मोहब्बत का इजहार करते नज़र आ रहे थे। इसके हवाले से हम आपको मज़ीद भी बताएँ, जब इनकी पोती का वो जो मंज़र था, बेसिकली जो इनकी पोती का नाम था रीम, वो एक मासूम सी एक 9 माह की बच्ची थी, छोटी सी, जब वो शहीद उनकी पोती का जस्ते खाकी रखा हुआ था तो उन्होंने उसके कान में जो है वो रूह अल रूह के उनकी रूह की वो रूह थी, उसको उन्होंने जो है वो ऑब्वियसली ये एक आइकन मूवमेंट बन गया गज़ा की रेजिस्टेंस के लिए। और अल्लाह ताला ने फिर उनकी जो उनकी पोती थी रीम, उनकी शहादत के 9 माह बाद उन्हें एक और पोती से नवाजा था। और ऑब्वियसली नाज़रीन, इस सारे सूरत हाल के दौरान एक बार उनकी शहादत की अफवाहें भी फैली थी जिस पर उन्हें ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर आके ये वजाहत करनी पड़ी थी कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन अब इसराइल ने उन्हें हकीकत में नाज़रीन शहीद कर दिया है। और अगर आप उसमें रूह की जो है वो मोमेंट को रिकॉल करूं तो नाज़रीन ये एक ऐसा मोमेंट था एक कि जहां पे जो है कुदरती तौर पे हर किसी का दिल अपनी तरफ मोह लिया था। और ऑब्वियसली इसके बाद से और ज़्यादा वीडियोज़ आना शुरू हुई जिधर खालिद अल नबान अपनी ज़िंदगी में बेसिकली फ़लस्तीनी सकाफ़त को प्रमोट करते नज़र आए। उन्होंने वहाँ लोगों को तलकीन की क्योंकि वहाँ हर घर में कोई ना कोई सानिया ज़रूर था
और उन्होंने फ़लस्तीनी सकाफ़त और शायरी को ज़िंदा रखने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की थी, और वो अपनी शायरी के ज़रिए फ़लस्तीनी अवाम के दर्द को दुनिया तक वो पहुँचा रहे थे। और उन्होंने जो है लोगों को सब्र देने की कोशिश की, और वो अपने बच्चों से और अपने बेसिकली अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, और स्पेशली रीम उनकी सबसे छोटी पोती थी जो उनके हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। और उनकी बहू का ये कहना था, जो रीम की जो वालदा थी, कि जो खालिद अल नबहान थे वो उनके लिए सब कुछ थे और उन्होंने पूरे ख़ानदान को जोड़ा हुआ था। और जब उनके बच्चों की शहादत हुई तो उन्होंने वो रोज़ उनको सब्र देते थे, और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा जो उनकी मैसा नबहान जो हैं वो उनका ज़िक्र करती नज़र आई। और नाज़रीन पूरी इस वक्त वो दुनिया में उनके ट्रिब्यूट्स फ्लो इन कर रहे हैं। इज़राइल का हम कहते आए हैं कि इज़राइल हैज़ बिकम अ पराया स्टेट, और उसने कोई जो है देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी कि ऐसे लोगों की हिफाजत की जा सके। बिल्कुल, इनफैक्ट मोइज़ जैसे आपने बात की ना कि किस तरीके से उनका एक आइकॉनिक इमेजरी बन गई थी, तो इज़राइल का जो रोल रहा है इस जंग में, वो जो भी इस तरह के आइकॉनिक फिगर्स हैं उनको ख़ास तौर पर टारगेट करते हैं कि किसी तरह गलती से ये सेम फ़लस्तीनी जो इन सारे जारहाना रवैये के अंदर दबे हैं, कहीं ये होपफुल ना हो जाए। क्योंकि होप सबसे बड़ी आप देखें ना, उनके डॉक्टर अदनान अल बलूची, उनका हमने जिक्र किया, फ़लस्तीन के लास्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनकी भी शहादत। कितने टीचर्स, कितने सर्जन्स, कितने प्रोफेसर्स, बिल्कुल, जो ये बेसिकली एक सोसाइटी को बनाने वाले होते हैं। लेकिन जितना ये लोग करते हैं ना उतना ही इनके आगे आता है। अब जैसे याया सिनवार को की शहादत के वक्त इन्होंने सोचा कि शायद हमने कोई बड़ा कारनामा कर लिया है, हमारे फेवर में जाएगा ये, लेकिन उनकी शहादत एक और आइकॉनिक इमेजरी बन गई। अब याया सिनवार स्टिक के नाम से ये जो मशहूर है मेटाफोर अरबिक, इसके ऊपर पूरी फ़लस्तीनियों की बिल्कुल, आपने याया सिनवार किया तो आपको याद होगा जब हमने उन पर अपना शो भी किया था तो हमने बताया था कि फ़लस्तीनियों को जो एक्चुअली जो चीज़ उनका जज्बा इस वजह से कम नहीं हो रहा है, जज्बा शहादत का, क्योंकि जज्बा शहादत वहाँ के लोगों के खून में बिल्कुल नाज़रीन जज्ब है, और इस वजह से वो जज्बा कभी नीचे नहीं आएगा। जितना ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, ये उनका जो बेसिकली नज़रिया है फॉर जो आज़ादी है, उनकी तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन है, ये उसको और ज़्यादा बढ़ाता रहेगा, और जो इज़राइल को कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और इससे हमें यही सबक मिलता है कि असल ताकत ना प्रोपेगेंडा की है, ना किसी को जानबूझकर कत्ल कर देने की है। असल ताकत है होप की, असल ताकत है इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की, और असल ताकत है कि आप जो अवाम है उसकी ताकत। तो अगर इन तमाम ताकतों को आप रद्द करेंगे और इग्नोर करेंगे और आप उन ईवल फोर्सेस की तरफ जाएंगे कि आप लोगों को कत्लेआम करें लोगों का, या फिर जो है वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और सीरियंस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में इंगेज हों, तो जाहिर सी बात है ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीवन। जी, तो नाज़रीन लेसन यही है कि हक़ पर रहें और हक़ का साथ दें। इसके साथ ही आज के हमारे शो का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में पीर वाले दिन। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।